है वीडियो, तो आवाज़ वीडियो में बहुत साफ नहीं आती है। तो अगर किसी को पता है कि किस तरीके से इस माइक को कपड़े से अटैच करके मैं आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना। मुझे माइक हाथ में लेके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, इससे बहुत दिक्कत होती है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी SRE 2410। इसके पहले की वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाए SRE 2410 में, जिसमें डिटेल में मैंने SRE 2410 बेसिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और एक ऑडिटर अपने आप को किस तरीके से प्रोसेस करके एंटिटी उसके एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करता है, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है। ये चीज़ें मैंने बता दिया है। वो डिटेल वीडियो है, पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी ताकि एग्जाम टाइम में चीज़ें जल्दी से रिकॉल हो सकें। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्वायरीज, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिव्यू प्रोसीजर्स के अंदर ऑडिटर क्या करता है, बहुत डिटेल प्रोसीजर्स नहीं करता है, वो इंक्वायरी करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता है। ये 2 प्रोसेस रिव्यू के अंदर मेनली किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है वो ऑडिटर रिव्यू करने के लिए, लेकिन मेन प्रोसेस जो है वो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स ही है। तो अपने आप इसके पहले हमने वो इसके ऑब्जेक्टिव्स और किस तरीके से एनवायरनमेंट और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा ये समझा था। अब हम देखेंगे कि ऑडिटर SRE 2410 के अंदर के हिसाब से अपनी इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इंक्वायरीज, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स फॉर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर अपने इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू किस तरीके से करेगा। अगर हम एक ऑडिटर हैं, हमें इंगेज किया जा रहा है कि हम किसी एंटिटी के इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिव्यू करें, तो हम क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे ये हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वेदर इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम ये चेक करें कि किस तरीके से, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये चेक करें कि हमारा जो इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार किया गया है वो FRF के हिसाब से है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार किया गया है तो FRF के हिसाब से तैयार किया गया या नहीं तैयार किया गया। दूसरा, वेदर देयर हैव बीन एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या यहाँ मतलब क्या कोई चेंजेस किए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, एंटिटी ने कोई चेंजेस किया है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वेदर इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन एनी नोन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्या हम जिस इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिव्यू के लिए इंगेज किए जा रहे हैं उस इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ये भी हम वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद knowledge of any fraud or any non-compliance with law and regulations that have a material effect on internal financial information. Knowledge of any fraud or any non-compliance with law and regulation that have a material effect on internal financial information. ऑडिटर देखेगा कि क्या एंटिटी में कोई ऐसा फ्रॉड या ऐसा कोई नॉन कंप्लाइंसेस एग्जिस्ट कर रहा है जो हमारे इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर मटेरियल इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ऑडिटर ये देखेगा क्या एंटिटी के कमिटमेंट्स में उसकी जो भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, क्या उन सब में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं क्या। फिर देखिएगा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस अकरिंग इन लास्ट सेवरल डेज ऑफ इंटरिम पीरियड। क्या इंटरिम सेवरल डेज ऑफ इंटरिम पीरियड, हमारा इंटरिम पीरियड दिया गया है हमें, जिस इंटरिम पीरियड का हमें इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना है, क्या उस इंटरिम पीरियड में कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर हुआ है क्या। हम जनरली जो लास्ट के कुछ दिनों में, जैसे हमें कोई भी पीरियड ऑडिट के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, उस ऑडिट पीरियड के लास्ट के फ्यू
बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि क्या हमें देखना है कि क्या लास्ट के कुछ दिनों में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अकर हुए हैं क्या। इसका सिग्निफिकेंट assumptions relate to fair value measurement or disclosure. Significant assumptions relate to fair value measurement और disclosure. ठीक है, डिस्क्लोजर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए या फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए जो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पशंस लिए गए हैं, एंटिटी को सिग्निफिकेंट एग्जाम्पशन लिया है, ठीक है, वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, ऑडिटर चेक करेगा क्या जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं उसे सही तरीके से डिस्क्लोज किया गया है और उसकी प्रॉपर तरीके से काउंटिंग की गई है या नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड और मैनिफिकेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए उस टॉपिक को आपको, उस पॉइंट को जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसको हमें बहुत अच्छे से ऑडिट करनी पड़ती है। इसके बाद वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड ऑल इवेंट अप टू डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट, मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड ऑल इवेंट, क्या मैनेजमेंट ने अपने सारे इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है अप टू डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट, हमारे रिव्यू की रिपोर्ट की डेट तक जितने भी इवेंट अकर्ड हुए हैं एंटिटी के अंदर, क्या मैनेजमेंट ने उन सबको आइडेंटिफाई किया है, उन सबको रिकॉर्ड किया है अप्रोप्रिएटली, दैट में रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने जो मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है वो ठीक है या नहीं है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है कि नहीं किया है कि उसकी एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न की कंडीशन में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर रही हूँ। ओके, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अगर एक ऑडिटर किसी एंटिटी के अंदर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिव्यू के लिए इंगेज किया जा रहा है तो ऑडिटर के क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, मतलब ऑडिटर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिव्यू किस तरीके से करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर एंटिटी में जाएगा, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है वो सबसे पहले देखेगा कि सबसे पहले वो यही चेक करेगा कि उसका जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एफआरएफ के हिसाब से तैयार किया गया है या नहीं तैयार किया गया है। पहला पॉइंट है कि इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो एफआरएफ के हिसाब से तैयार किया गया है या नहीं तैयार किया गया है। दूसरा है कि क्या एंटिटी के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कोई चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड है क्या इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई अनकरेक्टेड यूसेज स्टेटमेंट को कंटेन किया हुआ है। थर्ड, फोर्थ इज क्या एंटिटी के अंदर कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन है जिसका हमारे इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर मटेरियल इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे इंटरिम पीरियड के लास्ट के कुछ डेज में अकर हुए हैं, तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अकर हुआ है कुछ दिन लास्ट के कुछ डेज में। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो एप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग की गई है या नहीं किया है उसका, और वो ठीक तरीके से डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है। फिर हम देखेंगे क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं एंटिटी के कमिटमेंट्स में, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में। उसके बाद हमारा है कि मैंने जितने भी मतलब हमारे इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेट तक एंटिटी के अंदर जितने भी इवेंट अकर्ड हुए हैं क्या मैनेजमेंट ने उन सब को प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की और डिस्क्लोज किया है। फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ने अपनी गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किस तरीके से किया है या नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे ताकि हमें एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ईजिली रिकॉल हो सके। तो ये पूरी लाइन तो ऑब्वियस है कि नहीं याद आने वाली है, तो कीवर्ड्स पकड़ते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक था कि हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एफआरएफ के हिसाब से तैयार किया गया या नहीं तैयार किया गया। तो पहले पॉइंट में हम याद कर सकते हैं एफआरएफ। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारा क्या था कि क्या
चीज़ें आएंगी। एक तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस हमें कब का चेक करना है, जो हमारे इंटरव्यू पीरियड के लास्ट के सेवरल डेज में अकर्ड हुए हो, ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, एक तो हमारा ट्रांजेक्शन आएगा, दूसरा आएगा सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या, लास्ट सेवरल डेज ऑफ इंटरव्यू पीरियड, लास्ट और चेंजेस हमें किस किस चीज़ में देखने हैं, तो चेंजेस हमें देखना है कमिटमेंट में और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट याद किया है। पहले पॉइंट में हमने एफआरएस पकड़ा है, कीवर्ड ताकि एग्जाम में आ सके। हमें देखना है कि हमारा इंटरव्यू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एफआरएस के साथ तैयार है या नहीं है। दूसरे में हमने अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट को पकड़ा है। हमें देखना है कि हमारे इंटरव्यू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कोई अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट है क्या। तीसरे में हमने पकड़ा है सिग्निफिकेंट वर्ड को। सिग्निफिकेंट हमारे 2 टॉपिक तैयार होगी, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस लास्ट के जिस मेथड हुए वो देखना है, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो कि हमारी कमिटमेंट में एंटिटी के कमिटमेंट एक्चुअली कमिटमेंट में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में हुए हैं वो देखना है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी, यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट तैयार हुआ। फिर हमें देखना है 5वां हमारा हो जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। इसका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमें क्या देखना है, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर देखना है। अब हमारा 6वां पॉइंट हो जाएगा फ्रॉड, ठीक है। हमें देखना है कि क्या एंटिटी के अंदर कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन है, फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें हमें देखना है कि इसका हमें ये देखना है कि क्या फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन का मेटीरियल इम्पैक्ट हमारे इंटरव्यू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे पड़ रहा है क्या। फिर हम 7th पॉइंट में क्या देखेंगे, हमने क्या है 6 पॉइंट तैयार किया है। पहले में एफआरएस अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस से और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और उसके बाद फ्रॉड। फिर हमारा 6वां आ जाएगा, सॉरी 7वां आएगा मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न चेक करना है हमें, ठीक है। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। फिर 8वां हमारा हो जाएगा इवेंट्स अकर्ड टिल द इंटरिम पीरियड। देखना है कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है। मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इवेंट्स, ठीक है। फिर हमारा 9th पॉइंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट अजम्पशंस। हमें देखना है कि एंटिटी ने इंटरव्यू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते समय फेयर वैल्यू के मेजरमेंट के लिए क्या क्या अजम्पशंस लिए हैं। तो सिग्निफिकेंट हमारा 2 पॉइंट तैयार हो गए, ट्रांजेक्शंस, चेंजेस और अजम्पशंस। तो तीसरा हो जाएगा इसी लिख लेते हैं कि अजम्पशंस लिए हैं। अजम्पशंस किस लिए लेते हैं, फेयर वैल्यू के मेजरमेंट के लिए लेते हैं। पॉइंट हमारे हो गए, इसमें ये हाँ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी हमको देखना है। 10 पॉइंट हो जाएंगे, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
रिकॉल हो सके। पूरी पूरी लाइन याद करने की कोशिश मत करो, कोई एक ऐसा वर्ड पकड़ो जो तुम्हें पूरी पूरी लाइन क्लिक करा सकता है। जैसे पहले वर्ड में था FRF, देखना है इंक्लूड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन FRF के हिसाब से तैयार है या नहीं है। दूसरे में था चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, देखना है कि क्या ये इंक्लूड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तैयार करते समय कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए गए हैं क्या। FRF, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अनकरेक्टेड मिसिंग स्टेटमेंट, fraud and non-compliances with law and regulation, significant transactions, significant changes और significant assumptions, फेयरवैल्यू के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। कितने पॉइंट में 8 हो गए। अब हमें और 2 याद रखना है। 2 में आएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इवेंट अकर्ड टिल द पीरियड ऑफ इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो 10 पॉइंट ऐसे हो गए। क्या कोई पॉइंट छूट रहा है। FRF, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अनकरेक्टेड मिसिंग स्टेटमेंट, fraud and non-compliances, significant transactions, significant changes, significant assumptions, आपके हो गए 7 पॉइंट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और